हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद चॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी कि जो हमारी क्लास 6 है उसका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। यानी कि कितना अच्छा होता है कि जब स्काई को हम लोग देखें जब सनसेट हो जाता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems if the sky is studded with diamonds. यानी कि तब कितना वंडरफुल होता है स्काई को देखना जब सनसेट हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तब स्काई को देखने में कितना मज़ा आता है वहाँ पे। और आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा कि और जैसे सनसेट होता है 1 और 2 जो ब्राइट डॉट्स होते हैं, ब्राइट डॉट्स स्काई में दिखने लगते हैं और धीरे धीरे उनके जो नंबर्स होते हैं ब्राइट डॉट्स की वो इंक्रीजिंग बढ़ने लगती है और हम लोग उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कितने हैं। और जो पूरी स्काई है वो धीरे धीरे उन्हीं शाइनिंग ऑब्जेक्ट से फिल हो जाती है, पूरी भर जाती है। और कुछ जो उसमें स्मॉल डॉट्स होते हैं, ब्राइट डॉट्स, वो तो काफ़ी ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ब्राइट होते हैं। और ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कि जो स्काई है वो डायमंड से स्टडेड है, डायमंड में उसके ऊपर जड़े हुए हैं, यानी स्काई में डायमंड्स लगे हुए हैं। They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkling as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. यानी कि जब आप लोग उन्हें देखेंगे तो वो आप लोग को ट्विंकलिंग करते दिखाई देंगे, चमकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप अगर केयरफुली देखेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि कुछ तो ट्विंकलिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ ट्विंकलिंग चमक नहीं रहे, वो ऐसे ग्लो कर रहे हैं जैसे कि जो मून होता है, जैसे मून की शाइन आती है वैसी वो ग्लो कर रहे हैं, वो एकदम ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shape and at different position. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best provide it is a clear night. यानी कि फिर आप लोग इन्हीं ऑब्जेक्ट के साथ देखोगे मून को भी कुछ आप लोग ऐसा देखेंगे जो मून है वो डिफरेंट टाइम्स, मतलब कि अलग अलग समय में अलग अलग शेप ले लेते हैं। जैसे कि आज उसका इस तरह का, आज एकदम पतला है, कल उससे थोड़ा मोटा हो जाएगा, परसों उससे मोटा हो जाएगा, परसों के बाद नरसों उससे ज़्यादा मोटा हो जाएगा, मतलब कि चौड़ा होते जाता है। और फिर जब फुल मून आता है तो जब पूरा मून बन जाता है तो उसे हम लोग फुल मून नाइट कहते हैं और पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन जो चांद होता है वो पूरा होता है और उसके अगले ही रात को फिर जो फुल मून है वो नहीं दिखाई देता, वहाँ पे चांद ही नहीं दिखाई देता। फिर उसके अगले दिन जब चांद नहीं दिखाई देता तो उसे न्यू मून नाइट कहते हैं, यानी नया चांद, न्यू मून नाइट, और उसको अमावस्या भी कहते हैं। और आप लोग उस दिन ये भी देखेंगे जो रात है, जो नाइट होती है वो काफ़ी मतलब कि वो क्लियर नाइट होती है। Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. यानी कि फिर आप लोगों ने ये भी सोचा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मून और जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं
तो वो सब रात को तो बहुत अच्छे से दिखते हैं, लेकिन सुबह सुबह वो नहीं दिखाई देते। वो इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि जो सन है उसकी जो ब्राइट लाइट है, यानी सन की जो लाइट है कितनी तेज होती है, बहुत तेज होती है सन की लाइट, इसलिए इतनी ब्राइट होती है, इसलिए मून और जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, वो भी नहीं दिखाई देते दिन को। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि जो सन है, सूरज है, जो मून है, चंद्रमा है, और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से? स्टार्स, ये रात को चमकते हैं ना, तो ये सारे जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। यानी जैसी भी बॉडीज जो कि स्पेस में है, वो सारी बॉडीज कौन सी है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in a large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. यानी कि जो जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज काफ़ी बड़ी होती हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडी काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी गर्म भी होती हैं। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं गैसेस की बनी होती हैं, और जैसे कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, अगर उसकी ओन हीट, उसकी खुद की हीट है और उसकी खुद की लाइट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद करना। ऐसी भी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी उसकी खुद की हीट है और खुद की लाइट है, और विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और उसके पास ये सब लार्ज अमाउंट पे है, वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहलाती है? स्टार कहलाती है। जो आसमान में हर शाइनिंग चीज स्टार नहीं होती। स्टार वो होती है, वो सेलेस्टियल बॉडी स्टार होती है जिसकी ओन हीट हो और ओन लाइट हो, यानी खुद की हीट और खुद की लाइट हो। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we don't not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. यानी कि जो countless twinkling star होते हैं, यानी जो अनगिनत सितारे, स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, उन सबको हम लोग गिन तो नहीं पाते, लेकिन वो सब सिमिलर होते हैं किसके? सन के, यानी वो सन के जैसे ही होते हैं, पर हम लोग उनकी जो हीट होती है, देखो स्टार्स, हम लोग स्टार उन्हें कह सकते हैं जिनकी ओन हीट हो, यानी जिनकी खुद की हीट हो और खुद की लाइट हो, लेकिन जो स्टार्स होते हैं, हम लोग उनकी तो हीट और उनकी लाइट तो फील नहीं कर सकते, फील नहीं होती। ऐसा इसलिए है, हम लोग उनकी लाइट क्यों नहीं फील कर पाते? इसलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि वो हमसे वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, यानी वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, थोड़ा नहीं। सन, आपको पता होगा सन कितना ज़्यादा दूर है। सन जितना दूर सन है, उसकी डबल ट्रिपल दूरी अर्थ से उनकी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, करोड़ों से भी ज़्यादा, अरबों खरबों किलोमीटर दूर है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it's flying at a great height. यानी कि आप लोग कुछ भी नोटिस करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्काई में, वो सब स्मॉलर दिखेगी। जब आप किसी भी चीज़ को एक डिस्टेंस से देखेंगे, बहुत डिस्टेंस से, तब आप कुछ भी चीज़ देखेंगे आपको बहुत छोटी छोटी दिखाई देगी। जैसे कि एक एरोप्लेन उड़ता है, कहाँ पर एरोप्लेन आसमान में उड़ता है और वो काफ़ी ऊंची हाइट में होता है, और हम लोग उसको देखते तो कितना छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वो होता तो नहीं छोटा सा, तो होता है अपनी एक्चुअल जितनी साइज है उतनी साइज होती होगी उसकी आसमान में भी, लेकिन हम लोग को छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हो जाता है, काफ़ी बड़ी हाइट में चला जाता है। इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ को दूर से देखें तो वो काफ़ी छोटी दिखाई देती है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टार्स को, स्टार्स हम लोग को कितने छोटे छोटे दिखते हैं, हम लोग को लगता है अपनी मुट्ठी में हम लोग 10-12 स्टार्स को ऐसे पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर वही स्टार्स
हमारे पास आ गए, हमारे से मतलब कि सन जितनी दूरी में भाई आ गए। तो वो पता है सन से भी बड़े स्टार्स हैं, मतलब कि जो सन है वो भी एक स्टार है, क्योंकि उसके ओन हीट और ओन लाइट है। लेकिन अगर उन स्टार्स को भी, कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो सन से भी बहुत बड़े स्टार्स है, सन उनके सामने बच्चा लगेगा। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognized constellation is the Saptarishi. Sapta means seven, Rishi मतलब sages. यानी कि आप लोगों ने रात को देखा होगा और नोटिस करा होगा कि जो स्काई है उसमें जो ये सी मतलब कि जो स्टार्स होते हैं, ये सब काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं इन्हीं को हम लोग कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, यानी कि वेरियस ग्रुप ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ऐसे मतलब कि ऐसे स्टार्स जो कि कोई पैटर्न बना रहे हैं, उन स्टार्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, जैसा कि एक है अर्सा मेजर, यानी कि अर्सा मेजर भी एक पैटर्न है, और एक है बिग बियर, यानी बिग बियर जैसा भी एक पैटर्न है जो कि स्टार फॉर्म करते हैं, ये भी कॉन्स्टिलेशन है। और एक बहुत ही इजी रिकॉग्नाइजेबल है, मतलब कि रिकॉग्नाइजेबल मतलब कि आसानी से पता चल जाने वाला, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि सप्त मतलब कि सेवन, और ऋषि मतलब कि सेजेस। सेजेस देखिए, सप्त मतलब कि सेवन, यानी सप्त मतलब कि सेवन, सेवन स्टार्स, यानी सेवन स्टार्स का ग्रुप है। और ऋषि मतलब सेजेस, सात ऋषियों का मतलब कि सप्त ऋषि, सात ऋषियों यानी सात स्टार्स का एक ग्रुप है, उसको हम लोग कहते हैं सप्त ऋषि। ये भी एक पैटर्न बनाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशंस। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। यानी कि ये जो सप्तऋषि है, ये सेवन स्टार्स का ग्रुप है, और ये अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन फॉर्म करता है, यानी अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है उसको ये फॉर्म करता है। यानी कि एक पैटर्न है अर्सा मेजर, उसको ये सप्तऋषि फॉर्म करते हैं। और इन स्टार्स को देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, जो देखिए सप्तऋषि मतलब स्टार्स हैं, सप्तऋषि स्टार्स का नाम है। और ये जो अर्सा मेजर है, ये सप्तऋषि जो शेप फॉर्म करते हैं, जो पैटर्न फॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो ये अर्सा मेजर फॉर्म करता है। और अपने आप लोग आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। और आप लोग अपने एल्डर्स जो घर में बड़े हैं, या अपने पड़ोसियों से भी आप कह सकते कि वो शो करे, और स्टार्स को, प्लैनेट्स को, कॉन्स्टिलेशंस को, जो कि स्काई में वो आपको दिखाएंगे। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. The north stars indicate the north direction. It is also called the pole star. It's always remain in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to be the पोल स्टार। यानी कि एंशियंट टाइम में जो पीपल्स थे, वो जो इन स्टार्स की मदद से डायरेक्शन का पता लगाते थे। जैसे कि जो एक नॉर्थ का स्टार है, वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था, और नॉर्थ के स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। जैसे कि सप्तऋषि है, सप्तऋषि का ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ स्टार है, इस नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं इस नॉर्थ स्टार को। यानी ये देखिए, ये जो इमेजिनरी लाइन खींची गई है, ये नॉर्थ स्टार तक जा रही है। नॉर्थ स्टार को हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। और पोल स्टार भी दो टाइप के होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ये जो और इन्हें हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं, और ये हमेशा एक ही
पोजीशन में रहते हैं स्काई में, जिससे कि हम लोग को पता चल सकता है कि जो पोल स्टार की लोकेशन कहाँ पर है। मतलब कि जैसे नॉर्थ पोल यहाँ पर है तो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर होगी, साउथ पोल यहाँ पर है तो साउथ डायरेक्शन यहाँ पर होगी। तो इससे बहुत हेल्प होती थी पहले के लोगों को डायरेक्शन डिटरमाइन करने में। और आप लोग ये नोटिस भी कर रहे होंगे फिगर 1.1 में, ये फिगर 1.1 में इसमें एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है कि जो फर्दर मतलब कि जो कि पोल स्टार है वहाँ तक जा रही है। यानी कि ये जो लाइन यहाँ तक जा रही है ये वाला, ये है एक नॉर्थ स्टार, इसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planets comes from the Greek words planetia, which means wonders. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। यानी कि जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी हीट नहीं होती और लाइट नहीं होती, देखिए वो सेलेस्टियल बॉडी जिनकी हीट और लाइट होती है उन्हें हम लोग स्टार्स कहते हैं। लेकिन उन सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास ना ही हीट होती है और ना ही लाइट होती उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन सेलेस्टियल बॉडीज को जिनके पास हीट नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, उनको हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं, प्लैनेट। और प्लैनेट्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, जो कि इसका नाम था पहले प्लेनेटिया, और प्लेनेटिया का मतलब होता है वंडर्स। वंडर मतलब अजूबे, वंडर्स मतलब होता है, ठीक है। और जो अर्थ है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसमें तो इसकी खुद की लाइट नहीं है, ना ही खुद की हीट है, तो ये भी क्या है? एक प्लैनेट है। और देखिए अगर हम लोग अर्थ से काफ़ी दूर चले जाएंगे और देखेंगे ना, तो जो हमारी अर्थ है ना वो बताए कैसे दिखाई देगी? जैसा मून है, मून भी एक प्लैनेट है, वो कोई स्टार नहीं है, क्योंकि उसकी ना ही हीट है ना ही उसकी कोई लाइट है, और वो लाइट सन से ही लेता है, इसलिए वो भी प्लैनेट है। और अर्थ भी अब हीट और लाइट सन से लेता है, क्योंकि जो कि सन है वो काफ़ी नियरेस्ट स्टार है। और अगर आप बहुत दूर से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ बताएं कैसे दिखेगी? जैसे हम लोग मून को देखते हैं, जैसे हम लोग को मून दिखाई देता है वैसा ही अर्थ भी दिखाई देगा। हम लोग को अर्थ सन जैसा नहीं दिखाई देगा कि वो हीट दे रहा है, वो बिल्कुल मून जैसा ही दिखाई देगी अपनी अर्थ। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. यानी कि जिस मून को हम लोग देखते हैं अपने स्काई में, वो कोई प्लैनेट या स्टार नहीं है, वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं, जो कि हम लोग भेजते हैं टेक्नोलॉजी, नासा, इसरो, वो वाली सैटेलाइट नहीं, नेचुरल सैटेलाइट। यानी कि वो कंपेनियन, साथी होती है हर एक, मतलब कि जो मून है वो एक कंपेनियन है अर्थ का। कंपेनियन मतलब साथी, और साथी मतलब कि साथ में रहते हैं, ठीक है। और अर्थ की तरह जो 7 और प्लैनेट्स है ना, वो भी हीट और लाइट सन से लेते हैं, और उनके पास भी मून्स है। और कुछ प्लैनेट्स के पास तो 2-2 मून्स, 3-3 मून्स भी हैं। तो 3-3 मून्स भी हैं। तो ये जो हमारा यहाँ तक रीडिंग पार्ट था ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम, इससे हम लोग करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में द सोलर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT जियोग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द सोलर सिस्टम के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग को द सोलर सिस्टम कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids.
form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. यानी कि जो कि हमारी जो भी मतलब कि जो सन है, जो 8 प्लैनेट्स हैं, जो भी सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नहीं, जैसे कि मून सैटेलाइट्स है, जैसे मून एक सैटेलाइट है वैसी सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट है वो जो, तो देखिए जो सन है, जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारी सोलर सिस्टम में, जो सैटेलाइट्स हैं, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती जानी जाती हैं एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स नाम से। और ये सारी जो चीज़ें हैं सन, 8 प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स मिल करके क्या बनाती हैं, मिल करके बनाती है सोलर फैमिली। आप लोग इधर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक सन मतलब कि यहाँ पे सोलर सिस्टम का पिक्चर दी गई हुई है। आपको अभी इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप उसमें जा कर के देखेंगे, आपकी बुक में भी बना होगा, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा रोटेटेड नहीं है, आपकी बुक में अच्छे से बना है, तो मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ। आप लोग अपना फ़ोन रोटेट कर सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट नंबर में क्या है, सन है। सन एक स्टार है और इसके सब लोग चक्कर लगाते हैं। कौन कौन चक्कर लगाता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देखिए हमारे टोटल 8 ट्यूब पे मतलब कि हमारे टोटल वो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। हम लोग को सबका नाम लर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कौन सा है? मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिर फिफ्थ है हमारा जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड एट्थ नेपट्यून। यानी कि आप लोग इनको 4x4 के ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो देखिए जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है ये एक ही मतलब कि एक ग्रुप में, क्योंकि देखिए मरकरी ये यहाँ पर है वीनस, यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और इसके बाद ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। देखिए ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, और इसके बाद फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट के पहले वाले हैं वो 4 हैं, उनका क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। और यहाँ पर कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी गई है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसको मैं फ़ोन को थोड़ा PDF को थोड़ी रोटेट कर लेता हूँ। अब आप देखिएगा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मरकरी के बारे में लिखा है। मरकरी, वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 days, one spin on its axis 59 days, one orbit around sun 255 days। यानी कि ऑर्बिट अराउंड, एक ऑर्बिट में मरकरी को घूमने में 88 डेज लग जाते हैं, और अपनी जगह में घूमने के लिए इसको 59 डेज लग जाते हैं। जैसे कि मतलब कि जो मरकरी है वहाँ पे एक दिन अर्थ के 59 डेज के बराबर में होगा, और वन ऑर्बिट अराउंड सन 250, और हमारी अर्थ सन के 365 डिग्री मतलब 365 डेज में एक राउंड लगा लेती है, और ये जो मरकरी है वो 255 डेज में। ऐसे वीनस की भी इंफॉर्मेशन, यानी हर यहाँ पे हर 8 प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम लोग करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा ये जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है इनके ऊपर ही होगा, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो अभी हम लोग इस टॉपिक में चलते, उसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे, हमारा एक वीडियो अलग से उसके ऊपर आएगा। द सन. The sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that
tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है और ये बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट भी है और ये हॉट गैसेस है, इसमें गर्म गैसेस हैं और ये हम लोग को एक पुलिंग फोर्स की तरफ खींचता है। यानी कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूम रही है तो ये जो सन है ये अपनी तरफ अर्थ को खींचता है, इसलिए जो अर्थ है हमारी वो एक जगह पर रुकी हुई है। अगर ये सन पुलिंग फोर्स ना होती सन की, अगर सन उसे अपनी अर्थ को ना खींच रहा होता और बाकी 8 प्लैनेट्स को ना खींच रहा होता तो उनकी जो जगह है वो सेम ना होती। कहीं अर्थ हमारी किसी जो सोलर सिस्टम है वहाँ पत्थर, कहीं बहुत सारे एस्ट्रॉयड मेट्रोइड्स घूमते, कहीं उनमें टकरा जाए और फिर हमारी अर्थ ब्लास्ट हो जाए या अर्थ कहीं भी चली जाए, तो इसलिए ये सन उसको खींच कर रखता है जिससे जो हमारी अर्थ है और बाकी जो 8 प्लैनेट्स है वो एक जगह पर रहते हैं। और जो सन है वो जो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, यानी उससे हमेशा हीट और लाइट निकलती रहती, वो सोर्स ही है, मतलब कि उससे में कभी भी लाइट और हीट निकलना बंद नहीं होती। जैसे कि सोचा आधा घंटा चला फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर 2 घंटा चला फिर बंद हो गया, फिर 1 घंटा चला, ऐसा नहीं, वो अल्टीमेटली जलता ही रहता है और हीट प्रोवाइड करता रहता है। और जो हीट है वो फेल्ट सो मच, और जो हीट है अर्थ की सन की कितनी ज़्यादा होती है, एक्सट्रीमली हॉट हीट होती है, लेकिन वो हम लोग को ज़्यादा फील नहीं होती। वैसे फील होती है गर्मियों के दिनों में या ठंडियों के दिनों में, हम लोग धूप लेने जाते हैं तो हम लोग को गरम गरम फील होता है, या गर्मियों में जैसे जून में आप चले जाइए वो छत पर या बाहर तो आपको कितनी तेज़ धूप लगेगी, लेकिन जो उतनी भी ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन जो एक्चुअल हीट है अगर हम लोग उसके पास जाके खड़े हुए, जैसे कि सन है और हम उसके 5 किलोमीटर भी खड़े हो जाए सन के, तो हम लोग जल जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन हम लोग को उसकी जो उतनी ज़्यादा फील नहीं होती क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन वो हमसे बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट स्टार है। यानी कि वो स्टार सबसे नियरेस्ट है लेकिन हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर है, वो हम लोग से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, इसलिए हम लोग को उसकी ज़्यादा हीट नहीं लगती, लेकिन पर भी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर आता हमारा टॉपिक प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और वो सारे प्लैनेट्स और उनकी जो डिस्टेंस है कि कौन से ऑर्डर के बाद ये वाला आता है, पहले नंबर में ये आता है, कौन सा सबसे पास है, फिर दूर दूर दूर, ऐसी ऑर्डर में हमारे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो पहला फर्स्ट नंबर पे आता है मरकरी, सेकंड में वीनस, थर्ड में अर्थ, फोर्थ में मार्स, फिर आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। पर वो एस्ट्रॉयड बेल्ट कोई वो नहीं है प्लैनेट्स, वो खाली ऐसे एस्ट्रॉयड है वहाँ पर। तो फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यानी कि अगर आपको इन्हें लर्न करने में दिक्कत हो रही हो, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो इन 8 प्लैनेट्स का नाम ऑर्डर वाइज याद रखने में, तो आप एक ये मेमोराइज करने का एक नेम है, एक सेंटेंस है, उससे भी याद कर सकते हैं। उसका वो सेंटेंस है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यानी कि माई MY, तो जो M है उससे मरकरी, वेरी का जो V होता है उससे वीनस, एफिशिएंट का E होता है उसका मतलब अर्थ, और मदर का जो M होता है उसका मतलब मार्स, और जस्ट का जो J होता है उसका मतलब जुपिटर, सर्व का मतलब जो सर्व में जो S होता है लेटर उसका मतलब सैटर्न, और अस का US का जो U होता है उसमें उसका मतलब यूरेनस, और नट्स का जो N होता है उसका मतलब नेपट्यून। वैसे तो ये आप लोग को इजी है ये 8 प्लैनेट्स का नाम ऑर्डर वाइज मेमोराइज करना, पर आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिखा गया, इसको आप लर्न करके भी याद कर सकते हैं।
All the 8 planets of the Earth solar system move around the sun is fixed path. These paths are elongated. They are called orbit. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shapes are very much similar to that of the Earth. यानी कि जो सारे planets हैं वो सब सोलर सिस्टम के अराउंड फिक्स्ड हैं और उधर ही घूमते रहते हैं, और जो उनका जो पाथ है वो एलोंगेटेड पाथ है, यानी एलोंगेटेड पाथ में घूमते हैं। एलोंगेटेड पाथ मतलब कि जैसे ये ना ही सर्कल है ना ही स्क्वायर, एलोंगेटेड जैसे कि ये घूम रहे हैं, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये एलोंगेटेड पाथ है। एलोंगेटेड पाथ में ही हमारा जो पूरे सारे प्लैनेट्स है वो सब घूमते हैं। और फिर और जो वीनस है वो 80 मतलब कि जो वीनस है वो अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि जो उसका साइज है, शेप है, वो सब बिल्कुल सिमिलर है, सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर है अर्थ से। और टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Series 2003 UV, discovered in recent past, may be called dwarf planet. यानी कि जो अभी 2006 अगस्त 2006 तक जो प्लूटो था उसको एक प्लैनेट कंसीडर करा जाता था, पर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जब एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, उसमें डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, कोई प्लैनेट की तरह वर्क नहीं करता है। और उसको 2003 में ही उसको डिस्कवर करा था और 2006 तक उसको माना, फिर उसके बाद उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहना शुरू कर दिया। द अर्थ, अब हमारी बात आने लगी, अब हम बात करेंगे अपनी अर्थ के ऊपर। बहुत देर तक दूसरे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे अपनी अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं। The Earth is the third nearest planet to the Sun in size. In the fifth largest planet it is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geode. Geode means an Earth-like shape. यानी कि जो अर्थ है वो तीसरा प्लैनेट है, मतलब कि जो अर्थ है वो सन से तीसरे नंबर का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, यानी पहले नंबर पे है मरकरी, दूसरे में है वीनस और थर्ड में है अर्थ। और ये जो और अर्थ जो है हमारी वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। अपने सोलर सिस्टम में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये ऊपर से फ्लैटेंड है और पोल मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैटेंड है, इसीलिए इसका जो शेप है उसको हम लोग कहते हैं जियोइड। जियोइड मतलब कि जैसा कि अर्थ का शेप होता है, वो अर्थ का जैसा शेप होता है। Condition favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. यानी कि जो कंडीशन है अर्थ में वो फेवरेबल है, मतलब कि जो कंडीशन है अर्थ में वो लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशन हमारी अर्थ में है, जिससे क्या होता है कि जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। और इसीलिए और जो एयर है अर्थ में उसमें क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी एसेंशियल, मतलब कि जो अर्थ में वाटर है, एयर है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और जो एयर है अर्थ की वो लाइफ को सपोर्ट करती है, और उसमें लाइफ को सपोर्ट करने वाली कुछ गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ, इसीलिए इन रीज़न की वजह से जो अर्थ है हमारी वो एक यूनिक
प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. यानी कि जो अर्थ है उसको हम लोग स्पेस से देखते हैं, यानी स्पेस से तो नहीं देखते, मतलब कि जब स्पेस में लोग जाते हैं एस्ट्रोनॉट और वहाँ से जब अपनी अर्थ की फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर जब यहाँ पे आके पब्लिश होती है फ़ोटो, हर जगह फैलती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ब्लू ब्लू दिखती है। वो ब्लू ब्लू इसलिए दिखती है क्योंकि 2/3 यानी कि 2/3 पार्ट, यानी कि जैसे कि किसी भी चीज़ का हम लोगों ने 3 पार्ट करे, उनमें से उसका 2 पार्ट, 3 पार्ट में से 2 पार्ट उसका पानी और 1 पार्ट रहने की जगह है। यानी कि अर्थ में 70% पानी है, यानी अर्थ में बहुत ही ज़्यादा पानी है और रहने की जगह 30% है और 70% वाटर है। इसलिए जो अर्थ है वो हमारी ब्लू प्लैनेट की तरह दिखती है और इसको ब्लू प्लैनेट कहा भी जाता है। तो ये जो हमारे अर्थ था ये भी हमने ख़त्म कर लिया। अब हमारा एक और है, वो है मून, द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is near to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of Earth from the Sun and that from the Moon. यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका खाली एक ही सैटेलाइट है और वो है मून, और जो मून का जो डायामीटर है वो खाली 1/4 है किसका, अर्थ का डायामीटर। यानी कि जो अर्थ का डायामीटर है उसके डायमीटर से बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि जो मून का डायमीटर है वो खाली 1/4 है, मतलब कि 1/4 एक डिस्टेंस होती है, 1/4 है खाली अर्थ का, और वो हम लोग को बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमसे बहुत ही ज़्यादा पास है। ये हमसे बताएं कितना पास है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर्स। और इसकी डिस्टेंस आप कंपेयर कर सकते हैं अर्थ की डिस्टेंस जो कि सन से है और मून की डिस्टेंस सन से। The moon moves around the earth is about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains and depressions on its surface. यानी कि जो मून है उसमें क्या है कि ये मून अर्थ जैसे कि अर्थ सन के चक्कर लगाती है, सन के पास एलोंगेटेड पाथ में मूव करती है, वैसे जो मून है वो हम लोगों को भी हमारे जो अर्थ है उसके चक्कर लगाता है, उसमें स्पिन करता है, और इसको ये 27 डेज में हमारी अर्थ का चक्कर लगा लेता है। और ये जो हमारा सन है इसकी खाली एक ही साइड हम लोग को दिखाई दी है आज तक, क्योंकि ये जो सन है, मून है, ये हम लोग को एक ही तरफ से ऐसे घूमता रहता है और उसकी जो पीछे वाली साइड है वो हम लोग को नहीं दिखती। और जो मून है वो उसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे लाइफ को फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ को, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है। देखिए माउंटेन्स मतलब कि पहाड़, प्लेन्स मतलब कि पठार यानी ऊंचा वाला एरिया, और डिप्रेशन मतलब कि डिप्रेशन आपको बताता हूँ, जैसे कि अर्थ में मतलब कि स्पेस में तो बहुत सारे एस्टेरॉयड पत्थर घूमते रहते हैं, तो वो जब मून पे लड़ते हैं तो मून पे गड्ढे हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे आप लोगों ने देखे होंगे मून में, वही होता है डिप्रेशन। उसके सरफेस में बहुत सारे डिप्रेशन है। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. यानी कि ये जो मतलब कि ये जो आप लोग ये मून है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कुछ शैडोज देख रहे होंगे, ये शैडोज नहीं है, ये यहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं, डिप्रेशंस है। यहाँ पे जब सन की लाइट मून पर जाती है तो क्या होता है कि डिप्रेशन के अंदर जो तो गड्ढा होगा, गड्ढे के अंदर अंधेरा होगा, तो अंधेरे में तो लाइट पड़ेगी नहीं, तो दूर से अंधेरा जैसा दिखेगा, तो वो आपको धब्बे धब्बे जैसा दिखता है, मतलब कि धब्बे शेडोज दिखती है, वो शेडो इसी की होती है, डिप्रेशन की। तो ये जो हमारा टॉपिक था
ख़त्म हो चुका है द मून, ये हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रॉयड मेटेरॉइड्स, ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो इसका जो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें था जो मून। और आज की इस वीडियो में हम लोग को कंप्लीट करना है एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉइड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. The bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Figure 1.2. And scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. यानी कि ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये एक पार्ट है स्टार्स और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का। यानी ये जो एस्ट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड ये देखिए जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहा है फिगर 1.5 में, ये सब एस्ट्रॉइड्स ही हैं। यानी कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये एक पार्ट है किनका, स्टार्स का पार्ट है, प्लैनेट्स का पार्ट है और सैटेलाइट्स के भी ये पार्ट हैं। और ये जो न्यूमरस यानी कि बहुत सारी अनकाउंटेबल टीनी बॉडीज है, यानी छोटी छोटी बॉडीज ऐसे पत्थर, ये सब सन के जैसे अर्थ हमारी चक्कर लगाती है सन के, वैसे ये भी सन के चक्कर लगाते हैं। और ये जो बॉडीज है इनको हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। यानी जो ये पत्थर है इन सबको हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो हमारी पिक्चर है इसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर है हमारा मार्स और ये है हमारा जुपिटर। और इनके बीच में जो देखिए ये जो पत्थर है ये जो घूम रहे हैं, ये सब क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यही एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो ये सारी एस्ट्रॉयड बेल्ट सन के आसपास घूमती रहती हैं और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। और जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इन एस्ट्रॉयड्स को देखा है, उन्होंने कहा ये एक प्लैनेट्स के पार्ट्स है जो कि एक्सप्लोड कर गया था बहुत साल पहले। यानी कि ये जो एस्ट्रॉयड्स है पत्थर, ये कोई पत्थर नहीं है, मतलब कि ये एक प्लैनेट्स के पार्ट थे। ये मतलब कि ये एस्ट्रॉयड एक प्लैनेट था। एस्ट्रॉयड तो नहीं कहते, मतलब कि एक प्लैनेट था। वहाँ पर क्या हुआ, वो एक्सप्लोड कर दिया तो उसके जो पत्थर थे वो सब बिखर गए। और लेकिन जो सन है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो इनको भी एक लाइन में लगा रखा है और ये उसके चक्कर लगाते हैं। तो ये जो हमारा एस्ट्रॉयड्स है ये तो हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन अभी एक और टॉपिक बचा है मेटेरॉइड्स, इसे भी हम लोग ख़त्म करते हैं। The small piece of rocks which move around the sun are called meteoroids. यानी कि वैसे स्मॉल मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स की स्मॉल पीस जो कि सन के अराउंड घूमती है, उन्हें हम लोग मेटेरॉइड्स कहते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completed burn, falls on the earth and creates a hollow. यानी कि जो मेटेरॉइड्स है वो एक जो रॉक्स होती हैं उनके छोटे छोटे पार्ट है और वो भी सन के अराउंड घूमती है। और जो कभी कभी जो मेटेरॉइड्स है ये अर्थ के बहुत ही पास आ जाती हैं और अर्थ के अंदर आ जाती हैं। और जब ये अंदर आती हैं तो जब ये जो अर्थ में ग्रेविटी होती है तो हर चीज़ को अर्थ बहुत तेज़ खींचती है अपनी तरफ। तो जो ये है मेटेरॉइड्स ये बहुत तेज़ आने लगते हैं और हवा भी खूब तेज़ चलने लगती है। तो जब ये जो मेटेरॉइड्स और जो एयर है उनमें जब इनका फ्रिक्शन होता है, इतना तेज फ्रिक्शन होता है कि इनमें आग लग जाती है और एक फ्लैश मतलब कि और खूब तेज लाइट चमकने लगती है। जैसे इनमें फ्रिक्शन होने लगता है ये जलने लगते हैं और इनमें एक बहुत ही तेज़ लाइट जलने लगती है। और ये मेटेरॉइड्स कभी कभी पूरी तरह से जलते नहीं हैं और वो आते हैं
और वो जा कर के ज़मीन पर जैसे ही गिरते तो एक हॉलो, एक गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, और एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। डू यू सी विद a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of a million of stars. This band is the Milky Way galaxy. Figure 1.6. Our solar system is part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billion of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. यानी कि क्या आपने कभी भी जो वाइटिश ब्रॉड बैंड देखा होगा, या कोई वाइट ग्लोइंग पाथ देखा होगा स्काई में, तो और वो जो स्टारी नाइट होती है जहाँ पे खूब सारे स्टार होते हैं, वो कोई स्टार नहीं, वो एक क्लस्टर, मिलियन ऑफ स्टार, यानी कि वो एक क्लस्टर होता है, बहुत सारे उसमें मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 1.6 में, यहाँ पे जितने भी आप कोई ब्राइट डॉट्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे कितनी ब्राइट डॉट्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कोई स्टार्स नहीं है, ये हैं कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे सोलर सिस्टम। हमारी जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी में कहीं पर होगा, और हमारी जो एक गैलेक्सी बनाती, मतलब कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि रिवर के ऊपर स्टार जब आते थे तो जो रिवर थी वो बहुत तेज चमकने लगती थी, तो इसीलिए जो गैलेक्सी है उसका हमने नाम रख दिया आकाश गंगा। गंगा के ऊपर जब गंगा आकाश में जाती तो उसका नाम रख देते हैं आकाश गंगा। इससे आकाश गंगा, और जो गैलेक्सी होती है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैसेस होती है, प्लैनेट्स होते हैं, यानी बहुत सारे गैसेस, प्लैनेट्स, स्टार्स इसके अंदर होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। और ये बताए, ये इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ये जो यूनिवर्स है ये कितना बड़ा होगा। यानी ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये फिगर 1.6, ये कोई गैलेक्सी, ये मतलब ये कोई यूनिवर्स नहीं है, ये तो खाली गैलेक्सी है। और हमारे पूरे यूनिवर्स में बताएं कितनी गैलेक्सी है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है, और इससे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और जब बहुत सारी गैलेक्सी बनती है तब एक हमारा यूनिवर्स फॉर्म होता है। और इतना बड़ा यूनिवर्स होता है कि वो इमेजिन करना ही इतना मुश्किल है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। आज तक हम लोगों ने ये नहीं इमेजिन कर पाए कि सन कितना बड़ा है, और यूनिवर्स वो तो बहुत दूर की बात है। जो साइंटिस्ट हैं वो भी अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि इसके साइज के बारे में जानने को मिले, 200-300 साल बाद पता चले, या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। ये देखिए यहाँ पे एक लड़की बनी है, ये है आप कहाँ पे रहते हैं? अर्थ के अंदर। अर्थ कहाँ पर है? सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम का मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी की जैसे और बहुत हमारी जो गैलेक्सी है, हम लोग भी एक गैलेक्सी में रहते हैं, और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाश गंगा भी इसका नाम है। और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे इतने सारे गैलेक्सीज हैं, इतने सारी गैलेक्सीज हैं, और वो सारी गैलेक्सीज मिलकर फॉर्म करती हैं द यूनिवर्स। अब ये भी नहीं पता कि एक यूनिवर्स है कि 10-12 और हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम खत्म हो चुका है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के बाद। तब तक के थैंक यू वेरी मच।